स्वास्थ्य ही जीवन के हर खुशी का है आधार। स्वास्थ्य ही जीवन के हर खुशी का आधार है। वही लोग जिंदगी में सफल है जिन्हें खुद से प्यार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की। तो स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के अध्यापन भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एजुकेशन? डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन अचीविंग द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा होती क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जनसाधारण को ऐसे ज्ञान व आदतों के सिखाने में सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वस्थ रह सके। मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसके थ्रू वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। मतलब सारी बातें स्वास्थ्य के बारे में बताना। स्वास्थ्य शिक्षा से जनसाधारण जीवन की बदलती हुई अवस्थाओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना सीखता है। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं से मेल खाते उचित व्यवहार सुझाने के लिए दी जाती है। अगर बात करें हम WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 1954 की तकनीकी रिपोर्ट की इस परिभाषा से यह स्पष्ट की है कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानने की सहायता करती है, उचित व्यवहार व उचित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए उत्तम दृष्टिकोण विकसित करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताती है और हमारे मतलब किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके बारे में बतलाती है। अगर बात करें स्वास्थ्य शिक्षा जनसाधारण के ज्ञान व रवैये में बदलाव लाती है तथा स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी उनकी आदतों व सोच को नया रूप प्रदान करती है। संक्षेप में स्वास्थ्य शिक्षा के 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग मानव की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पहलुओं की एकता। पहले भाग की बात करें तो मानव की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पहलुओं की एकता। अगर सेकंड की बात करें, स्वस्थ व्यवहार को संभव बनाने के लिए ज्ञान, सोच व आदतों को विशेष महत्व देना। अगर थर्ड की बात करें, व्यक्ति, परिवार और भाईचारे पर केंद्रित स्वास्थ्य शिक्षा। अगर हम बात करें अब स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में, तो अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में विश्व समाज स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की कमेटी, तो WHO की जो कमेटी हुई थी उसके अनुसार जो परिभाषाएं दी गई, तो वो परिभाषा थी, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जिंदगी की ऐसी गुणवत्ता स्थापित करना है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीवन जीने और बेहतरीन ढंग से समाज के काम आने के योग्य बना सके। अगर बात करें सोफी के अनुसार, तो सोफी ने बताया स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यापार से संबंधित है। अगर थॉमस वुड के परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो थॉमस वुड ने बताया स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगह पर हुए उन सारे अनुभवों का सार है जो व्यक्ति, भाईचारे व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, रवैयों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। अगर बात करें रुथी ग्राउंड के अनुसार, तो स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व ज्ञान को शैक्षणिक तरीके के माध्यम से व्यक्ति व समुदाय आचार व्यवहार में डालने की विधि के साधन है। ये सभी परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी थी, मनोवैज्ञानिकों ने। अगर बात करें हम आगे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है अपना लोगों को जानकारी देना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास कराना, अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त की गई वैज्ञानिक जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना स्वास्थ्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। ऐसी जानकारी जनसाधारण को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने और उसका उपयोग करने में सहायक साबित होती है। इस प्रकार की जानकारी स्वास्थ्य व सफाई से जुड़ी अज्ञानता, पूर्वाग्रह, गलत धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। अगर हम सेकंड की बात करें तो लोगों को प्रेरित करना, मतलब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना, स्वास्थ्य के बारे में वंचित दृष्टिकोण का विकास कराना,
जन जन साधारण को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान या जानकारी देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उन उन्हें इस प्रकार प्रेरित करने व उत्साहित करने की आवश्यकता है कि वह उस ज्ञान को अपने जीवनचर्या में वांछित रूप से उपयोग में लाए और इसके आधार पर अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली में सुखद परिवर्तन करने के लिए प्रेरित हो। अगर बात करें हम थर्ड उद्देश्य की, थर्ड उद्देश्य है कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश देना, वांछित आदतों का विकार करना। ज्ञान या जानकारी तभी लाभदायी होती है जब जन साधारण दिशा निर्देशानुसार कार्य करने लगे तथा अपनी आदतों में सुधार करें। अर्थात यह कहा जा सकता है कि दिशा निर्देश को की प्रेरणा जन साधारण की आदतों में परिवर्तन करते ऐसी चमत्कारी होनी चाहिए। अगर बात करें हम फोर्थ उद्देश्य की, तो स्वास्थ्य शिक्षा के अन्य भी उद्देश्य हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास मुख्य रूप से शारीरिक व भावनात्मक विकास भी हो सकता है। अगर बात करें हम मानव संबंधों की बेहतरी, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के मापदंडों के बिंदु की ओर से। अगर नेक्स्ट की बात करें वस्तुओं व सेवा में उत्पादन और खपत के क्षेत्र में आर्थिक कार्यकुशलता और इसी संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा तथ्यों व नियमों का उपयोग। नागरिक कर्तव्य विशिष्ट स्वास्थ्य के संबंध में, ये सभी क्या थे अपने स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा परिवार व समाज में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाज व आदतों के महत्व के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करती है। अगर नेक्स्ट की बात करें, नित्य के जीवन में स्वास्थ्य सतह परक व अच्छी आदतों डालने को रुझान को उत्साहित करती है। थर्ड की बात करें, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के साथ जुड़ी जानकारी व उनके क्षेत्रों के बारे में बताती है व शिक्षित करती है। इस तरह उन्हें निजी व सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने व उनके निपटने में समर्थ बनाती है। जनसाधारण को मानव शरीर की बुनियादी प्रणाली व कार्यों से अवगत कराती है। जैविक समस्याओं व शारीरिक विकास विज्ञान में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के कई स्रोतों को संगठित बनाती है ताकि पूर्ण स्वास्थ्य को संकल्प स्थापित करने के लिए उन स्रोतों का सार्थक उपयोग किया जा सके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें इसके महत्व की स्वास्थ्य शिक्षा के, तो जन साधारण को सामाजिक जीवन से पारिवारिक जिंदगी के संभव संबंधी गहरा ज्ञान प्रदान करती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जन साधारण को पारिवारिक नियंत्रण का ध्यान रखने की हिदायत देकर उनके अंदर जिम्मेदारी व आपसी सहयोग की भावना विकसित करती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अंगहीनों व लाचारों की शिक्षा में योगदान देती है और उन्हें उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के प्रति उत्साहित करती है। तो अगर महत्व के बारे में जाने तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके ज़रिए हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं और इसके बहुत से महत्व हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या क्या सिद्धांत अपने, तो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति संचेतना जागृत कर समुदाय को जागृत किया जाता है ताकि जन साधारण स्वास्थ्यगत परेशानी से अपना बचाव कर सके। इसके तहत कतिपय सिद्धांत शिक्षाविदों द्वारा बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं कि रुचि, सहभागिता, संप्रेक्षण, अभिप्रेरणा, बौद्धिक स्तर। अगर बात करें हम रुचि की, सबसे पहले तो मनोविज्ञानी का मानना है कि अधिकतर जनता उन बातों को गंभीरता से नहीं लेती जिन्हें उसे रुचि नहीं होती। यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी रहती है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का कर्तव्य है कि पहले जनता में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति रुचि पैदा करें। स्वास्थ्य को लेकर जनता के क्या अपेक्षाएं हैं उनका पता लगाए, तत्पश्चात नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए ताकि स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को सफलता प्राप्त हो सके। साधारणतः की रुचि के बिना किया जाने वाला कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। अतः रुचि का जागृत होना अनिवार्य, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति एक प्रकार से रुचि क्रिएट करना, बना देना।
अगर बात करें हम सेकंड की, तो सेकंड अपने सहभागिता। सीखने की प्रक्रिया कारगर तभी होती है जब व्यक्ति सक्रिय होकर कोई काम के लिए तत्पर होता है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में समूह चर्चा, विशेषज्ञ चर्चा, कार्यशाला आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वास्थ्य शिक्षा को सफल करने का प्रयास किया जाता है। इन कार्यक्रमों में जनता की अधिक भागीदारी इस बात की परिचायक होती है कि स्वास्थ्य के प्रति आम जनता कितनी सजग है। यही सजगता स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों को सफलता प्रदान करती है। मतलब कहने का मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा में एक प्रकार से भाग लेना, कि लोगों को जागरूक करना उसके बारे में ज़्यादा। संप्रेक्षण, तो संप्रेक्षण के बारे में जानने, शिक्षा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सरलता से पहुंचाने के लिए भाषा महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में अधिकतर उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनको शिक्षा का स्तर या तो बहुत नीचे होता है अथवा मध्यम स्तर का। अतः ऐसे लोगों को संप्रेक्षण देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भाषा शैली उनकी उन्हीं लोगों के स्तर की हो ताकि समझाने की कठिनाई नहीं आए। अगर भाषा शैली इन लोगों से उच्च स्तर की होगी तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस कार्यक्रम की सफलता उचित संप्रेक्षण से ही संभव। संप्रेक्षण मतलब कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे लोगों को बताना स्वास्थ्य के बारे में। अगर हम बात करें अभिप्रेरणा, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। अंतर मात्र इतना होता है कि किसी में यह इच्छा जागृत रहती है और किसी में जागृत नहीं होती। जिन लोगों को सीखने की इच्छा स्फुट होती है उन्हें अभिप्रेरणा के माध्यम से उद्दीपित करना पड़ता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक, जैसे भूख, काम वासना, जीवन जीने की इच्छा। अगर दूसरी की बात करें जैसे प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। प्राथमिक अभिप्रेरणा को जागृत करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि द्वितीयक अभिप्रेरणा है तो विशेष विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी गुटखा खाने वाले व्यक्ति को यह खराब चीज है, इसे नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहकर रोकेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब उस गुटखा खाने वाले लोगों के साथ हुई बीमारियों को विस्तार से जानकारी देंगे और उसी ऐसे उसके साथ होगा यह बताएंगे तो इसका प्रभाव उस पर तत्काल पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेगा। अभिप्रेरणा मतलब होता है बताना लोगों को उसके बारे में, एक प्रकार से उनको जागृत करना कि मतलब अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो उससे आने वाले समय में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपना बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर का मतलब क्या है? शिक्षा से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं, लेकिन शिक्षा देने से पूर्व पाने वाले समूह को बौद्धिक स्तर की स्पष्टता होनी आवश्यक है। शिक्षा देने वाले के लिए यह जानना जरूरी होता है कि उसके द्वारा जिन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है वे किस रूप में है, किस स्तर तक शिक्षण सामग्री को ग्रहण करने में समर्थ है। यदि जो कुछ सिखाया जाता है उससे संबंधित व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसे सिखाने का कोई प्रयास व्यर्थ होगा। इसके स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व लक्षित लोगों को बौद्धिकता स्तर की जानकारी करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें स्तर के तरीके व उनके ज्ञान दिया जा सके। कहने का मतलब यह है कि हम जो बातें बता रहे हैं क्या वो अगले बंदे को समझ भी आ रही है। तो मतलब इस प्रकार से उनका बौद्धिकता स्तर क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन थे अपने स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आसन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चर, स्टेट इट इज इम्पोर्टेंट। कि अपना आसन क्या होता है, बैठने की स्थिति क्या होती है एक प्रकार से। तो बात करेंगे हम आसन का। आसन से अभिप्राय शरीर को ठीक या उचित ढंग से साधना है कि जिसमें गर्दन, रीढ़ की हड्डी लंबत हो, शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर सदा रहे और शरीर के प्रत्येक अंग सुचारू रूप से परस्पर सहयोग के बिना प्रयत्न अथवा कष्ट से संचालित होते रहे। कहने का मतलब यह है कि आसन का अर्थ क्या है, हमारे बैठने, खड़े होने, चलने के ढंग से। एक प्रकार से अगर हम बात करें आसन का महत्व, तो बालक का शारीरिक ढांचा वयस्कों की अपेक्षा अधिक लचीला और कोमल होता है। उपयुक्त निर्देश और निरीक्षण के अभाव में बैठने, उठने, पढ़ने आदि के आसन में तरह तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और बालक श्रांति का अनुभव बहुत जल्दी करने लगता है। जबकि उचित आसन से इसके
विपरीत बालक में प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, आत्मविश्वास, आत्मगौरव इत्यादि भावनाएं विकसित होती हैं तथा बालक की शारीरिक और मानसिक कार्य में क्षमता में बढ़ती होती है। आसन, अगर बात करें हम आसन के महत्व की, तो इसके बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं, क्योंकि बैठना उठना बहुत निर्भर करता है अपने मानसिक और शारीरिक विकास के ऊपर। अगर बात करें आसन की उपयुक्त स्थिति, तो विद्यालय में बालक के आसन के संदर्भ में निम्नलिखित चार स्थितियों में विशेष ध्यान देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले बैठने के समय इसमें सिर, गर्दन, रीढ़ तथा नितंब एक सिद्ध में हो, जांघें सीधी हो तथा टांगे फर्श पर टिके पैरों पर खड़े लंब रूप में टिकी हो, मतलब परपेंडिकुलर। पीठ की और सीट की ऊंचाई कंधे तक हो तथा दोनों बाहें संतुलित हो। सिर इस प्रकार सीधा हो जिससे गर्दन की मांसपेशियों को कष्ट न हो। उपरोक्त ढंग से बैठने पर रीढ़ की हड्डी पर जोर नहीं पड़ता, अन्यथा वह झुक जाती है। अगर सेकंड की बात करें तो पढ़ने के समय इसमें सीधा बैठकर पुस्तक को 13 इंच की दूरी पर रखना चाहिए तथा 45 अंश पर पकड़ना चाहिए और आंखों की सीधी बहुत नीचे नहीं रखना चाहिए। कुर्सी और मेज की शून्य स्थिति जिसके दोनों किनारे मिले होते हैं पढ़ने के उपयोगी होती है। अगर हम थर्ड बात करें तो लिखने के समय इसमें शरीर सीधा और संतुलित हो, जांघ के नीचे का भाग लंब रूप से फर्श पर टिका हो तथा आंखें बड़ी तथा सीधी स्थिति में हो, लिखाई सीधी रेखा में हो तथा बाएं हाथ में कागज का सीधा करते रहे। इसमें मेरुदंड में कोई झुकाव या विकृति नहीं होती। कुर्सी और मेज की ऋणात्मक स्थिति जिसमें कुर्सी मेज के अंदर खिसक जाती है, लिखते समय बहुत उपयोगी होती है। अगर बात करें हम फोर्थ की, तो खड़ा होने के समय इसमें शरीर का भार दोनों पैरों पर हो, सिर सीधा हो, वक्ष सामने की ओर उभरा हो, दोनों कंधे एक सीधे में हो, कमर सीधी हो तथा पैरों की एड़ियां बराबर जमीन पर सही ढंग से टिकी हो ताकि पेशियों पर बल न पड़े। यदि देर तक खड़ा रहना हो तो पैरों को क्रमशः आगे पीछे करते रहना चाहिए। कुर्सी और मेज की धनात्मक स्थिति जिसमें दोनों के किनारे के बीच जगह होती है, खड़ा होने में अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें कुर्सी को हटाना नहीं पड़ता। ये सभी क्या थी अपनी बैठने की स्थिति। सबसे पहले बैठने के समय ध्यान रखना चाहिए, दूसरे पढ़ने के समय, तीसरा लिखने के समय, चौथा खड़ा होने के समय कौन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम बात करेंगे हम निराकरण के उपाय, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है बच्चों को कि मतलब अगर अच्छे से नहीं बैठते तो अच्छे से आसन नहीं करते तो सबसे पहले कि इनके उपाय क्या है इनको दूर करने के। बालकों में आसन जनित विकार न उत्पन्न हो या उत्पन्न दोषों का उचित रीति में निराकरण हो सके, इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले विद्यालयों में छात्रों की आयु में लंबाई के अनुरूप कुर्सी या मेज के उपयुक्त उचित रूप में होने चाहिए, मतलब बच्चों की एज के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, डेस्क वगैरह होने चाहिए। सेकंड की बात करें, शिक्षक कक्षा में छात्रों के उठने बैठने लिखने एवं पढ़ने के आसनों पर सतर्क दृष्टि रखे। कभी कभी कक्षा में उचित आसन के महत्व पर प्रकाश डालकर वह छात्रों को अधिक लाभ कर सकता है, मतलब आसन के बारे में बताकर। विद्यालयों में प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षकों द्वारा अनुकूलम व्यायाम की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब व्यायाम में करवाने चाहिए स्कूल वगैरह में। बालकों की थकान के कारणों को सदैव प्रतिबंधात्मक उपाय से दूर करना चाहिए। न थकने या कम थकने की स्थिति में छात्र ठीक प्रकार से बैठेंगे। कक्षा में सदैव कर्ण दोष तथा नेत्र दोष से प्रभावित छात्रों को आगे की पंक्तियों में बैठाया जाए। उनकी शारीरिक विकृतियों को दूर करने के लिए योग चिकित्सक की सहायता ली जाए। कक्षा में प्रकाश और शुद्ध वायु के आवागमन की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब साफ सुंदर हवा आती रहनी चाहिए अंदर। बच्चों को विद्यालय से मध्याह्न अल्पाहार के रूप में पौष्टिक तत्वों में से युक्त सामग्री मिलनी चाहिए। संतुलित एवं पौष्टिक आहार के संदर्भ में छात्रों के पालकों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए, बालकों को आवश्यक निर्देश देने चाहिए। बच्चों को एक ही स्थान पर एक कक्षा में लगातार या दिन भर कई घंटे तक न बैठाया जाए। स्वस्थ एवं शुद्ध आसन की आदतों के निर्माण में शिक्षक एवं अभिभावकों दोनों को ही स्वीकृत प्रयत्न करना चाहिए। ये सभी क्या थे अपने आसन के बारे में बातें थी।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो अपना संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। संतुलित आहार के विभिन्न तत्वों के स्रोतों तथा कार्यों का वर्णन करें। What do you mean by balanced diet? Describe the function and major source of component of balanced diet. तो देखो, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको डाइट के बारे में बता देता हूँ कि अपनी डाइट क्या होती है। डाइट मतलब आहार। तो आहार वो होता है जिस भोजन को हम हर रोज खाते हैं। द फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड डाइट। जिस भोजन को हम हर रोज खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आहार। अगर बात करें कि संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार वो होता है जिसके अंदर सारे ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड विद्यमान रहते हैं। तो अब बात करेंगे हम संतुलित आहार किसे कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन और वसा आदि संतुलित रूप में मौजूद हो, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहते हैं और इस प्रकार के आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यदि हम संतुलित आहार को सरल भाषा में समझे तो हम यह कह पाएंगे कि संतुलित आहार वह है जिससे शरीर के लिए आवश्यक सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं, मतलब ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। तो बात करें एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल 60 से 70% कैलोरी, प्रोटीन से 10 से 12% और वसा से कुल 20 से 25% कैलोरी होनी चाहिए। संतुलित आहार में बायोएक्टिव फाइटोकेमिक्स जैसे फाइबर, एंटी कोएगुलेंट और न्यूट्रायूटिक्स भी शामिल होने चाहिए जिससे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। अब बात करें प्रोटीन, वसा, खनिज। देखो, अपने जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं इनमें होते हैं अपने एनर्जी गिविंग फूड। अगर हम एनर्जी गिविंग फूड की बात करें तो वो होते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। अगर हम बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करें तो वो होता है अपना प्रोटीन। अगर हम प्रोटेक्टिव फूड की बात करें तो वो होता है अपना विटामिन एंड मिनरल्स। ये इस डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है कि किससे हमें प्रोटीन मिलता है, किससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किससे हमें विटामिन मिलता है। अब बात करेंगे संतुलित आहार के तत्व क्या क्या होते हैं। तो संतुलित आहार के मुख्यतः 7 तत्व है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वैसे तो 5 ही मानते हैं लेकिन 2 और एक्स्ट्रा ऐड, क्योंकि अपना जो पानी और फाइबर है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला अपना कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन, फाइबर, पानी। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। यदि आप दिन भर सक्रिय रहते हैं तो आपकी अधिकांश ऊर्जा यहीं से आती है। बहुत सारे कार्बयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे पास्ता, आलू, चावल और गेहूँ, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इंस्टेंट एकदम से एनर्जी देने वाले भोजन की बात करें तो वो भी अपना कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपना ग्लूकोज। अगर सेकंड उसकी बात करें तो सेकंड अपना कंपोनेंट ऑफ फूड विटामिन। आज कई आवश्यक विटामिन उपलब्ध है, हालांकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस प्रकार से ध्यान जरूरी है कि उन्हें फल या सब्जियों से प्राप्त किया जाता है। अगर विटामिन की बात करें तो इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फल और सब्जियों से। अब बात करें हम खनिज की, मिनरल्स की। खनिज खाद्य पदार्थों में ऊर्जा मुक्त करने में मदद करते हैं और विकास को बढ़ावा देने के लिए अंगों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए आयरन ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, जबकि कैल्शियम हड्डी और दांतों के विकास को बढ़ावा देता है। महत्वपूर्ण खनिज आयोडीन और पोटासियम है। अब अगर बात करें फैट्स की, तो वसा शरीर में तापमान को नियंत्रण करने और विटामिन को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ये उन दावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और धीमी ऊर्जा रिलीज की आवश्यकता होती है। अपना फैट्स भी एक प्रकार से क्या है, एनर्जी गिविंग फूड ही है। अगर बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या अपना एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। हालांकि प्रोटीन मुख्य रूप से मांस में पाया जाता है, थोड़ी बहुत मांस का सेवन करना चाहिए। वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो वेज है या नॉन वेज है, उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि मांस से हमें प्रोटीन मिलता है ज़्यादा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे सोयाबीन, उसी में प्रोटीन मिलता है। वे त्वचा, बाल और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है।
एक सामान्य वयस्क प्रतिदिन 50 ग्राम का सेवन कर सकता है। अगर हम बात करें फाइबर के बारे में, फाइबर आपके पाचन के लिए अच्छा होता है। फाइबर फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। दलिया, चोकर और सब्जियां सभी फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। प्रतिदिन लगभग 30 ग्राम फाइबर का सेवन करें। पानी की बात करें, यह एक सच्चाई है कि बहुत कम लोग अपने दैनिक आहार में पानी के महत्व को समझते हैं। पानी एकमात्र ऐसी चीज है जो कॉफी, चाय, जूस और अन्य किसी पेय के समान लाभ प्रदान कर सकती है। यह शरीर के हाइड्रेट करने में मदद करता है, इसलिए प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें हम संतुलित आहार की क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यकता है इसकी, तो सबसे पहले आपके शरीर को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से पोषक तत्व मिलते हैं। संतुलित पोषण के बिना आपका शरीर संक्रमण, बीमारी, थकान और कम प्रदर्शन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जा सकता है। सेकंड की बात करें, जिन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं दिया जाता उनके विकास, शैक्षणिक प्रदर्शन और अधिक बार होने वाले संक्रमणों की समस्या होने लग जाती है, मतलब बीमारियां होने लग जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज होने लग जाती है। यदि वे व्यायाम नहीं करते तो उन्हें मोटापे और अन्य बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए भी जोखिम होगा। बात करें संतुलित आहार के महत्व क्या है, तो स्वस्थ भोजन और संतुलित आहार निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला, संतुलित भोजन ऊर्जा बढ़ा सकता है और आपके शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित आहार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और वजन बढ़ने से भी रोक सकता है। अगर बात करें से थर्ड की, आपकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी होती है, इसलिए आप विविध और संतुलित आहार खाकर पोषक तत्वों की कमी से बच सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो संतुलित आहार की मदद से कुछ बीमारियों को रोका जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो स्वस्थ खाने की आदतें हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कुछ बीमारियों के विकास की संभावना को भी कम कर देती है। अगर बात करें नेक्स्ट के, तो संतुलित भोजन का उपयोग उच्च रक्तचाप और मधुमेह के इलाज के लिए भी किया जाता है। देखो, संतुलित आहार इतना, बैलेंस डाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अपने शरीर को क्या रखती है, स्वस्थ रखती है, जिसके जो हमारे शरीर की ग्रोथ में भी सहायक होता है। अब बात करें हम स्वस्थ और संतुलित भोजन के करने के नियम क्या है। स्वस्थ भोजन खाने के लिए यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप स्वस्थ जीवन के लिए आहार की उपयोगिता का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला, संतुलित भोजन का अर्थ है कि भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि समय के अनुसार भोजन करना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम भोजन करते रहना चाहिए। यदि आप खाना आधा पेट खाते हैं तो आपकी चयापचय दर कम होगी, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सामान्य खाने में 3 मुख्य भोजन और बीच में नाश्ता शामिल होते हैं, जो आपकी करनी चाहिए, मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों समय का खाना चाहिए। स्वस्थ भोजन जटिल नहीं होना चाहिए, इसलिए भोजन को तैयारी को सरल बनाएं। अधिक कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे फल और सब्जियां खाएं। यह महत्वपूर्ण है कि जब आप संतुलित महसूस करें तो आप खाना बंद कर दें, उससे आप अपना वजन बनाए रख पाएँ। अगर बात करें नेक्स्ट की, खूब पानी पीजिए, इसलिए जब आप काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या अन्य गतिविधियां कर रहे हो, तो पानी की एक बोतल पास में रखें। ये सारी बातें बैलेंस डाइट के ऊपर थी। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों को संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके महत्व अविश्वसनीय है। अगर आप संतुलित भोजन का उपयोग दैनिक रूप में से करते हैं तो आपके सही प्रकार के शारीरिक या मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। हम आशा करते हैं, या मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए विशेष और संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो बैलेंस डाइट क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में जानने को मिला होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, संचारी रोगों से आप क्या समझते हैं, उनके फैलने वाले तरीके, रोकथाम, इनके बचाव की विधियों का वर्णन करें। व्हाई डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सप्लेनिंग देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो आजकल लोग बहुत बीमार होते जा रहे हैं,
तो उसके ऊपर बात करेंगे। अपनी कुछ बीमारियाँ होती, कुछ होती है कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम बात करेंगे संचारी रोग क्या है। तो संक्रामक रोग वह है जो एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति में या सतह से एक व्यक्ति से फैलता है। इनमें सर्दी और फ्लू शामिल है। वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगजनक इन बीमारियों का कारण बनते हैं। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण फैलते हैं। संचारी रोग शारीरिक तरल पदार्थ, कीड़े के काटने, दूषित सतह, पानी और खाद्य पदार्थों के संपर्क से हवा के माध्यम से फैलते हैं। संचारी रोग वह रोग है जो लोगों के जानवरों के बीच फैलता है। लोग कभी कभी संचारी रोगों को संक्रामक या संक्रमक रोग कहते हैं। अगर बात करें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ सहित रोगजनक संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं, मतलब सूक्ष्मजीवी के प्रकार से। संक्रामक रोगों के लक्षण क्या क्या हैं इसके। कुछ बीमारियां शिथिलता या बीमारी के कारण नहीं होती, बल्कि बाहरी स्रोतों से आपके शरीर में संचलित होती हैं। इन बीमारियों के लिए रोग पैदा करने वाले रोगजनकों या सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, परजीवी, कवक या वायरस को जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। इनमें संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग अक्सर हल्के लक्षणों से शुरुआत होते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। संक्रामक रोग उस जीव के आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखा सकते हैं जिसके कारण संक्रमण हुआ है। हालांकि इन बीमारियों के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल जैसे बुखार, थकान, खांसी और सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी में दर्द या शरीर में दर्द, दस्त, उल्टी करना। यदि संक्रामक रोगों का उपचार न किया जाए तो इनके लक्षण अक्सर गंभीर हो सकते हैं। अगर बात करें संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के बीच में अंतर, तो संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी बीमार व्यक्ति से मिले और कुछ ही समय बाद वही लक्षण महसूस करने लगे तो आप उसकी बीमारी से संक्रमित हो गए। संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण जैसे सर्दी, तपेदिक, COVID-19, एसिडिटी आदि, ये क्या होते हैं, अपने संक्रामक रोग होते हैं। गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं? गैर संक्रामक रोग वो होते हैं जो आपके शरीर में शिथिलता या बीमारी कारण होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं हो सकते, यानी वे संक्रामक रोग नहीं होते। जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय और श्वसन रोग सभी गैर संक्रामक रोग होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण नहीं फैलते हैं। अगर बात करें संक्रामक रोगों के प्रकार, तो संक्रामक रोगों की बीमारी पैदा करने वाले संचरक कारक हैं आधार पर 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला वायरल संक्रमण। ये डीएनए, आरएनए वाहक सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। आमतौर पर आपकी नाक, मुंह, आँख या कान के माध्यम से खुद को दोहराने के लिए आपके शरीर के आंतरिक तंत्र का उपयोग करते हैं। सामान्यतः वायरल संक्रमक सामान्य यदि इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 आदि है। तो देखो वायरस संक्रामक रोग कौन से होते हैं जो अपने शरीर में जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब जो एक्शन लेंगे ना वो बाहर एक्शन नहीं लेंगे, अपने जब शरीर में चले जाएंगे ना, शरीर में जाकर एक्शन लेंगे। उसकी बात करें हम जीवाणु संक्रमण, तो ये विषाक्त एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं जो हमारे आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और रक्त के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को छोड़ सकते हैं। सामान्य जीवाणु संक्रमक तपेदिक, काली खांसी, यूटीआई आदि। अगर हम बात करें जीवाणु संक्रमक अपना एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने ब्लड के थ्रू अपने शरीर में बीमारियां पैदा करता है। अगर बात करें हम फंगल संक्रमण, ये तब होता है जब आपके शरीर पर पहले से मौजूद कवक कोशिकाएं पड़ जाती हैं और किसी भी छिद्र के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर लेती है। सामान्यतः फंगल संक्रमण दाद, योनिकैडियोसिस आदि है। अगर हम बात करें परजीवी संक्रमण, तो ये उन जीवों के कारण होते हैं जो हमारे शरीर का पोषण अपने फायदे के लिए करते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। सामान्य परजीवी संक्रमण हुकवर्म एवं पिनवर्म आदि हैं।
अगर बात करें पीरियड संक्रमण, तो यह तब होता है जब आपके शरीर में प्रोटीन खराब होने लगता है और अन्य प्रोटीन भी खराब होने लगता है। इन सभी श्रेणियों में पीरियड संक्रमण सबसे खतरनाक है, क्योंकि उनके ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि संक्रमण काफ़ी दुर्लभ है। अगर बात करें संक्रमण रोगों का उपचार, एक बार जब आपके परीक्षण के परिणाम आ जाएंगे तो आपको डॉक्टर आपके लक्षणों के इलाज के लिए उपयुक्त दवाई लिखेगा। कुछ सामान्य दवाई भी शामिल हैं। जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। वायरस से होने वाली बीमारियों के लक्षणों को दबाने में मदद करने के लिए ओवर द काउंटर गोलियां। फंगल संक्रमण के मामले में एंटीफंगल दवाई। परजीवियों के कारण होने वाले संक्रमण के उपचार के लिए परजीवी विरोधी दवाई देंगे आपको। अगर बात करें संक्रमण रोगों से बचाव के उपाय, तो WHO के अनुसार संक्रमण रोगों से हर साल दुनिया भर में 17 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए सतर्क रहना और संक्रामक रोग से बचाव करना महत्वपूर्ण है। यह कुछ स्वस्थ आदतों और स्वच्छता प्रथाएं दी गई हैं जो अधिकांश सामान्य संक्रामक रोगों से नियंत्रण करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। खाना खाने से पहले और बाद में किसी भी दूषित सतह को छूने से या किसी संक्रमित या बीमार व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आने से पहले और बाद में हाथ नियमित रूप से धोएं। बैक्टीरिया को मारने वाली हैंडवॉश का उपयोग करने की आदत विकसित करें। आपको सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। यौन संचारित रोगों से बचाने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और गर्भ निरोधक का उपयोग करें। ऐसे भोजन का सेवन न करें जो खराब हो, जमा हुआ हो, लंबे समय तक बाहर रखा हो। बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर अपने घर की सतह को साफ करें। इस अध्याय और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप एंटीबायोटिक्स सतर्क क्लीनर का भी उपयोग कर सकें। अपने बिस्तर को साफ और सूखा रखें और अपने चादरों को बार बार बदलें। आपके अपने शयन कक्ष में उचित वेंटिलेशन के सुनिश्चित करना चाहिए। बैक्टीरिया अक्सर कम वेंटिलेशन और नमी के ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में पनपते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ये क्या थे, अपने सारे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बातें थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र व आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, एलिमिनेट इट्स स्कोप एंड एसेंशियल प्रिंसिपल्स। तो हम फर्स्ट एड के बारे में चर्चा करें। तो फर्स्ट एड क्या होता है, मतलब डॉक्टर से पहले दी जाने वाली दवाइयाँ लगा लो या सहायता, क्या कहलाती है, फर्स्ट एड कहलाती है। तो बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा क्या है और इसके नियम। जब किसी दुर्घटना व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल से पहले जो उसकी जान बचाने के लिए सहायता या सेवा की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास की किसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिसे उसे अस्पताल तक ले जाने तक आराम मिल सके। प्राथमिक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को यह जरूर पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के समय उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत प्राथमिक चिकित्सा से उस दुर्घटना व्यक्ति की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। बात करें कि मतलब प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। प्राथमिक चिकित्सा मतलब कोई भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए, डॉक्टर के मतलब पास ले जाने का इतना समय नहीं हो तो वहीं पे थोड़ी मतलब हेल्प कर देने, एक प्रकार से सहायता कर देने, मतलब जब तक डॉक्टर के पास लेकर जाए तब तक उसमें उसके लिए कुछ सहायता हो, तो वो अपनी प्राथमिक चिकित्सा कहलाते हैं, फर्स्ट एड कहलाते हैं। दुर्घटना आदि होने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि प्राथमिक उपचार मिलने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति को हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। उसकी ऐसी हालत प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति से गलत प्राथमिकता होना, प्राथमिक उपचार करने वाले से अनजाने में हुई जरा सी भी गलती पीड़ित के लिए घातक हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात प्राथमिक उपचार के बारे में सही जानकारी न होता है होना न होता। अगर बात करें प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में दी जा सकती है। किस कब कब मतलब प्राथमिक शिक्षा देंगे, हम फर्स्ट एड देंगे। किसी चीज़ से टकरा जाना, इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, दम घुटना,
पानी में डूबने के कारण, फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी बाहरी चीज का अटक जाना, हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक, खून बहना, शरीर में जहर का असर होना, जल जाना, हीट स्ट्रोक, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, बेहोश या कोमा, मोच, हड्डी टूटना और किसी जानवर के काटने पर किसी भी चीज में से चोट लगना। इनमें अगर ये कारण है तो हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर बात करें प्राथमिकता के साधारण नियम, मतलब फर्स्ट एड के नियम, तो पहला नियम, दुर्घटना व्यवहार व्यक्ति के लिए सही प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग करें। किसी को भी डॉक्टर या एम्बुलेंस को बुलाने को कहें। थर्ड की बात करें, यदि पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना से खतरा हो तो उसे बताए नहीं। पीड़ित व्यक्ति को अकेला न छोड़ें। पीड़ित व्यक्ति को हौसला दे कि वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि दुर्घटना व्यक्ति को हौसला देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका हौसला मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर बात करें हम प्राथमिक चिकित्सा के नियम ABC, सबसे पहले एयरवे। सबसे पहले यह है पता लगाए कि पीड़ित व्यक्ति की वायु पहुंच रही है या नहीं। इससे यह मालूम किया जाता है कि घायल व्यक्ति को सांस कहीं बंद तो न हो गई, श्वास लेने में रुकाव, खासकर बेहोश लोगों में जीव के कारण हो सकता है। बेहोश के बाद मुंह की मांसपेशियों को ढीला पड़ने के कारण जीव गले के पिछले भाग में गिर जाता है, जिससे उसकी श्वास नली रुक जाती है। सेकंड की बात करें तो ब्रीदिंग, देखें कि सांस आ रही है नहीं। जो व्यक्ति पीड़ित अवस्था में होते हैं कि उसे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे पहले अपने कान के घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जा कर सुने, देखो और महसूस करें कि घायल व्यक्ति तक सांस ले रहा है या नहीं। अगर वह सांस ले रहा है तो उसी समय अपने मुंह से सांस दे। घायल व्यक्ति के पेट के बल सीधे लेटाकर और उसे मुंह खोलकर अपने मुंह से हवा भरें। मतलब देख के सांस को कैसे देखेंगे, हम अपने कान को लेके जाएंगे नाक के पास, देखेंगे फिर सांस आ रही नहीं। थर्ड है सर्कुलेशन। अब यह देखें घायल व्यक्ति की नाड़ी चल रही है या नहीं। अगर घायल व्यक्ति नाड़ी रुक गई है तो उसके लिए कार्डियोपल्मोनरी रिस्पिरेटर मतलब CPR देना चालू करें। इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद मरीज के दिल में ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर जोर जोर से 4 बार दबाएं। जब तक घायल व्यक्ति अपने मुंह सांस नहीं लेता, यह काम 2 व्यक्ति होने पर और भी सही प्रकार से होता है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति के मुंह करता है और दूसरा CPR करता है। लेकिन हमेशा CPR में एक बात ध्यान रखें कि CPR सांस, अगर व्यक्ति को सांस आ रही है तो हमें CPR नहीं देना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो उसे ज़्यादा और दोनों हाथों से पंप नहीं करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के मतलब फर्स्ट एड की महत्व क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बहुत ही जरूरी होती है। सामान्य जीवन में ऐसे हम बहुत सारे काम करते हैं जहाँ पर हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चाहे हम घर में काम करें या फिर किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करें। हमें दुर्घटना होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से हम उस दुर्घटना में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। नीचे आपको अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं, अलग अलग प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या महत्व है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। तो योग क्या है, व्हाट इज योगा। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ जुड़ना या मिलन करना। योग शब्द इस अर्थ का भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक प्रयोग किया जा गया है। जैसे गणित शास्त्र में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ को योग कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र में विभिन्न औषधियों के मिश्रण को योग कहते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों की विभिन्न स्थितियों को योग कहते हैं। मतलब अगर मैथमेटिक्स व्यू देखें कि मैथमेटिक्स के व्यू में अपना योग क्या है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ना योग कहलाता है। चिकित्सा शास्त्र में बात करें तो औषधियों का मिश्रण, ज्योतिष शास्त्र में बात करें ग्रहों की विभिन्न स्थितियों का योग कहते हैं। बहुत अन्य क्षेत्रों में योग शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया, किंतु हम आध्यात्मिक क्षेत्र में इस शब्द में अर्थ पर विचार करते हैं।
तो वहाँ उसका अर्थ अपने आप में युक्त होता है, अर्थात अपने सफरों में शिथिल हो जाना या जीवन जीवन आत्मा का परमात्मा से मिलन होना योग कहा जाता है। मतलब जीवन आत्मा का परमात्मा से मिलन होना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के गण पाठ में युज धातु के 3 प्रकार के प्रयोग लाई गई इस प्रकार है। वैसे युज समाधो, दिवि दिवदिग गणीय, युजिर योगो अधिगणीय, युज समसणे चराधिगणीय। इसमें प्रथम धातु का अर्थ है समाधि है, सेकंड धातु का अर्थ है मिलन है, थर्ड धातु का अर्थ संयम है। अगर बात करें योग की परिभाषा, तो योग की परिभाषा, योग शब्द अति महत्वपूर्ण शब्द है जिसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया जाता है। पांतजल योग दर्शन के अनुसार योगा षण्चवर्ती निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योगा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगा वर्ती निरोध योशु अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योगा है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से बाह्यकरण ज्ञानेंद्रिय जब विषय का ग्रहण करती है, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है, आत्मा साक्षी भाव देखता है, वृत्ति व अहंकार विषय का निश्चय करने उसकी कर्तव्य भाव लाते हैं। इससे संपूर्ण क्रिया चित्त में प्रतिबिंब बनता है, वही वृत्ति कहलाता है, पहले योग कहलाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष सप्रयो योगिपि योगे इति मिधीयते अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का शिवम स्वप्नों में अवसित होना ही योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार संयोग योग इतुयुक्तो जीवंत में परमात्मनो अर्थात जीवन आत्मा से परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। अगर बात करें कि योगा के उद्देश्य क्या क्या है, तो मानसिक शक्ति का विकास करना, रचनात्मक का विकास करना, तनाव से मुक्ति पाना, प्राकृतिक विरोधी जीवन शैली में सुधार करना, बृहद दृष्टिकोण का विकास करना, मानसिक शांति प्रदान करना, उत्तम शारीरिक समानता का विकास करना, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, मदिरापन तथा मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति पाना, मनुष्य का दिव्य रूपांतरण, ये सारे क्या थे अपने योगा के बारे में इंफॉर्मेशन थे। तो हमें इसीलिए लगातार योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम बीमार भी नहीं होते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।